अगर किस्मत ही सब कुछ तय करती तो मेहनती लोग हारते क्यों और बिना रिसोर्सेज वाले लोग इतिहास क्यों बदलते? हर दिन लाखों लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लेकिन एक सवाल है, क्या वाकई किस्मत तुम्हारी जिंदगी चलाती है या तुम्हारा माइंडसेट? आज की ये कहानी सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक वार्निंग है और एक रोड मैप भी। ये फिलॉसफी है उस इंसान की जिसने कहा था वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। उस इंसान का नाम है नेपोलियन हिल। चैप्टर 1, किस्मत एक बहाना है, द बिगेस्ट लाई। किस्मत, यह एक ऐसा शब्द है जिसे इंसान तब गले लगा लेता है जब उसके सामने सच्चाई खड़ी होती है कि अब उसे अपने डिसीजंस, अपने एक्शंस और अपनी फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक इंसान किस्मत को दोष देता रहता है तब तक उसे खुद को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही वजह है कि नेपोलियन हिल ने किस्मत को सीधे सीधे एक बहाना कहा था, एक ऐसा साइकोलॉजिकल एस्केप रूट जो इंसान को टेम्पररी कंफर्ट तो देता है लेकिन लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्शन की तरफ धकेल देता है। क्योंकि रियलिटी यह है कि दुनिया में कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा सिर्फ इसलिए अचीव नहीं करता क्योंकि स्टार्स अलाइंड थे या लक उसके फेवर में था, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसके पास एक ऐसा माइंडसेट होता है जो प्रॉब्लम्स को एक्सक्यूजेज नहीं बल्कि चैलेंजेस की तरह देखता है। और यही ऑब्जर्वेशन नेपोलियन हिल ने तब की जब उन्होंने लगभग 20 साल अपनी जिंदगी के सिर्फ एक मिशन को डेडिकेट कर दिए, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों का स्टडी करने के लिए। और ये स्टडी सुपरफिशियल नहीं थी, यह कोई इंस्टाग्राम मोटिवेशन या सरफेस लेवल सक्सेस स्टोरीज नहीं थीं, बल्कि डीप इंटरव्यूज, लाइफ पैटर्न्स, फेलियर्स, हैबिट्स, डिसीजंस और बिलीव्स का सिस्टमैटिक एनालिसिस था, जिसमें 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोग शामिल थे, जिनमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी जैसे नाम आते हैं। और जब हिल ने इन सभी लोगों की जिंदगी को एक साथ रखकर देखा तो एक शॉकिंग ट्रूथ सामने आया, ऐसा ट्रूथ जो आम आदमी की कंफर्ट जोन को तोड़ देता है। और वो यह है कि इन लोगों में से कोई भी एक भी इंसान अपनी सक्सेस को लक, फेट या डेस्टिनी पर ब्लेम नहीं करता था, न ही क्रेडिट देता था। बल्कि जब उनसे पूछा गया कि आपकी सक्सेस का रीजन क्या है तो जवाब अलग अलग शब्दों में जरूर आता था, लेकिन एसेंस एक ही था। आई डिसाइडेड, आई बिलीव्ड, आई परसिस्टेड, आई रिफ्यूज टू क्विट। और यहीं से हिल इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होती, सक्सेस एक प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस की फाउंडेशन होती है डेफिनेट पर्पस और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। डेफिनेट पर्पस यानी जिंदगी में एक साफ डायरेक्शन, एक ऐसा गोल जो वेग न हो, जो कुछ बनना है जैसा ना हो, बल्कि इतना क्लियर हो कि इंसान सुबह उठते ही जानता हो कि उसे आज क्यों उठना है। और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट यानी ऐसा मेंटल स्ट्रक्चर जो फेलियर से टूटता नहीं, क्रिटिसिज्म से डरता नहीं और अनसर्टेनिटी के बीच भी एक्शन लेना जानता है। और जब हम हेनरी फोर्ड के एग्जाम्पल को देखते हैं तो ये फिलॉसफी सिर्फ थियरी नहीं बल्कि लिविंग प्रूफ बन जाती है। फोर्ड एक एजुकेटेड एलीट नहीं थे, उनके पास फैंसी डिग्रीज नहीं थीं, ना ही वो इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में सम्मानित थे, बल्कि उल्टा उन्हें ओपनली इंसल्ट किया जाता था। लोग कहते थे यू आर अनएजुकेटेड, यू विल फेल। उन्हें कहा गया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कि वो मशीनरी, इंजीनियरिंग और बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए फिट नहीं है। लेकिन फोर्ड ने इन ओपिनियंस को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दिया। और यही पॉइंट यहाँ सबसे क्रिटिकल है, क्योंकि ज्यादातर लोग दूसरों की कही हुई बातों को अपने बारे में सच मान लेते हैं, लेकिन फोर्ड ने एक अलग डिसीजन लिया। उन्होंने कहा आई डोंट नीड टू नो एवरीथिंग, आई जस्ट नीड द राइट माइंडसेट। और यह सेंटेंस सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता, यह एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ को रिवील करता है कि नॉलेज इंपॉर्टेंट है, स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बिलीफ सिस्टम जिसके थ्रू इंसान नॉलेज और स्किल्स को यूज करता है। क्योंकि अगर माइंडसेट वीक है तो सबसे बेस्ट स्किल भी फियर में दब जाती है, और अगर माइंडसेट स्ट्रांग है तो लिमिटेड रिसोर्सेज भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यही वजह है कि फोर्ड ने एजुकेशन की कमी को एक्सक्यूज नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने लर्निंग को आउटसोर्स किया, सही लोगों को हायर किया, सही क्वेश्चंस पूछे और अपने डेफिनेट पर्पस से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और यही पैटर्न नेपोलियन हिल को हर सक्सेसफुल व्यक्ति में दिखा, चाहे वो एडिसन हो जिन्होंने हजारों फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी खुद को अनलकी नहीं कहा बल्कि हर फेलियर को फीडबैक माना, चाहे कार्नेगी हो जिन्होंने पॉवर्टी से निकलकर एम्पायर खड़ा किया लेकिन कभी अपने पास्ट को डेस्टिनी नहीं बनने दिया। और यही पॉइंट आम इंसान के लिए सबसे अनकंफर्टेबल है, क्योंकि यह उसे यह स्वीकार करने पर मजबूर करता है कि अगर उसकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी वो चाहता है तो शायद प्रॉब्लम लक नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट है।
प्रॉब्लम वो डेली थॉट्स हैं जो इंसान बिना क्वेश्चन किए रिपीट करता रहता है, जैसे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी बैकग्राउंड वीक है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है। और ये थॉट्स धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ्स बन जाते हैं, और बिलीफ्स एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, एक्शंस हैबिट्स बनते हैं, हैबिट्स लाइफस्टाइल बन जाती हैं, और लाइफस्टाइल डेस्टिनी बन जाती है। इसीलिए जब नेपोलियन हिल कहते हैं कि किस्मत पैसिव होती है और माइंडसेट एक्टिव होता है, तो इसका मतलब सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल है। क्योंकि किस्मत कुछ नहीं करती, वो बस एक लेबल है जो हम रिजल्ट्स पर चिपका देते हैं, जबकि माइंडसेट हर दिन डिसीजंस लेता है, हर दिन रिएक्शंस चूज करता है, हर दिन डिस्कम्फर्ट से भागने या उसे फेस करने का फैसला करता है। और जो इंसान अपने माइंडसेट को बदल लेता है, वो सच में अपनी डेस्टिनी रीराइट कर देता है। क्योंकि डेस्टिनी कोई फिक्स्ड स्क्रिप्ट नहीं है जो पैदा होते ही लिख दी गई हो, बल्कि यह एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो हर दिन एडिट होती है आपके थॉट्स से, आपके चॉइसेस से और आपकी कंसिस्टेंसी से। और यही वजह है कि नेपोलियन हिल की फिलॉसफी आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि यह फॉल्स होप नहीं बेचती, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। यह कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो पहले अपने माइंडसेट से किस्मत शब्द को निकालो। क्योंकि जिस दिन तुम यह मान लेते हो कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में है, उसी दिन से असली चेंज शुरू होता है। चैप्टर 2, माइंडसेट कैसे रियलिटी बनाता है। माइंडसेट कैसे रियलिटी बनाता है? इस सवाल का जवाब नेपोलियन हिल ने सिर्फ फिलॉसफी के रूप में नहीं दिया, बल्कि एक यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के रूप में एक्सप्लेन किया, जिसे उन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ बिलीफ। और यह लॉ सुनने में जितना सिंपल लगता है, असल में उतना ही डेंजरस भी है, क्योंकि यह क्वाइटली आपकी पूरी जिंदगी डिजाइन कर देता है बिना आपको रियलाइज कराए। हिल कहते हैं कि इंसान जो चीज बार बार बिलीव करता है, वही बिलीफ उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक कमांड की तरह स्टोर हो जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वह राइट या रॉन्ग नहीं देखता, वह सिर्फ रेपिटेशन और इमोशनल इंटेंसिटी को फॉलो करता है। यानी जो थॉट आप रोज अपने दिमाग में चलाते हो, सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपके एक्शंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। इसलिए अगर कोई इंसान दिन की शुरुआत ही इस सोच से करता है कि मैं एवरेज हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, सिस्टम मेरे खिलाफ है, तो ये सेंटेंसेस सिर्फ थॉट्स नहीं रहते, ये धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। और आइडेंटिटी एक्शंस को कंट्रोल करती है। फिर वही इंसान अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं पाता, रिस्क्स लेने से डरता है, खुद को कंपेयर करता रहता है, और जब फेलियर आता है तो वह उसे प्रूफ की तरह यूज करता है कि देखा, मैं सही था। जबकि असल में फेलियर बिलीफ का रिजल्ट होता है, न कि डेस्टिनी का। यही वजह है कि नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान बाहर की दुनिया में वही देखता है जो वह अंदर ऑलरेडी मान चुका होता है। और यही पॉइंट मॉडर्न साइंस भी सपोर्ट करता है। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग ब्रेन में एक सिस्टम होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जो डिसाइड करता है कि आपके आसपास की इन्फिनिट इन्फॉर्मेशन में से आपको क्या नोटिस करना है। और यह सिस्टम आपके बिलीफ से प्रोग्राम्ड होता है। यानी अगर आप बिलीव करते हो कि दुनिया अनफेयर है, तो आपका माइंड सिर्फ वही सिचुएशंस नोटिस करेगा जो अनफेयर हों। और अगर आप बिलीव करते हो कि ग्रोथ पॉसिबल है, तो वही माइंड अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट करेगा। इसलिए माइंड बार बार सुनी हुई बातों को ट्रूथ मान लेता है, चाहे वो सच हो या झूठ। और यही रीजन है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक इतना डेंजरस होता है, क्योंकि इंसान खुद से जो बातें करता है वही सबसे पावरफुल प्रोग्रामिंग होती है। जब कोई बार बार खुद से कहता है मुझसे नहीं होगा, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं लेट हो चुका हूं, तो वह अपने ही सबकॉन्शियस माइंड के खिलाफ साबोटाज शुरू कर देता है। और यह साबोटाज साइलेंट होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके इफेक्ट्स लाइफ के हर एरिया में दिखते हैं। करियर में हेजिटेशन, रिलेशनशिप्स में इनसिक्योरिटी, हेल्थ में नेग्लेक्ट और ड्रीम्स में कॉम्प्रोमाइज। वहीं दूसरी तरफ पॉजिटिव बिलीफ कोई मैजिक नहीं है, लेकिन यह एक साइलेंट पावर है। क्योंकि जब इंसान खुद पर विश्वास करना शुरू करता है, तो वह अलग तरह से चलता है, अलग तरह से बोलता है, अलग तरह से डिसीजंस लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वह फेलियर को पर्सनल अटैक की तरह नहीं, बल्कि फीडबैक की तरह लेता है। यही रीजन है कि दो लोग सेम सिचुएशन में होते हुए भी कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि सिचुएशन से ज्यादा पावरफुल उनका इंटरप्रिटेशन होता है। नेपोलियन हिल ने हजारों लोगों की जिंदगी ऑब्जर्व करने के बाद यह पाया कि सक्सेसफुल लोग रियलिटी को एज इट इज नहीं एक्सेप्ट करते, बल्कि उसे मोल्ड करने की कोशिश करते हैं अपने बिलीफ के थ्रू। और यही वजह है कि उन्होंने बिलीफ को थॉट से ऊपर रखा, क्योंकि थॉट टेम्पररी हो सकता है, लेकिन बिलीफ परमानेंट होता है। थॉट आकर चला जाता है, बिलीफ सेटल हो जाता है, और जब बिलीफ सेटल हो जाता है तो वह हैबिट बन जाता है, हैबिट कैरेक्टर बन जाती है,
और कैरेक्टर डेस्टिनी बन जाता है। इसलिए अगर कोई इंसान सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने बिलीव्स पर काम करना होगा, न कि सिर्फ गोल्स पर, क्योंकि वीक बिलीफ के साथ स्ट्रॉन्ग गोल भी कोलैप्स हो जाता है। और यही कॉन्टेक्स्ट में लाइफस्टाइल टिप सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल टूल है। जब आप सोने से पहले और उठते ही एक सेंटेंस रिपीट करते हो, आई एम बिकमिंग मेंटली स्ट्रॉन्गर एवरी डे, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नई आइडेंटिटी फीड कर रहे होते हो, और रेपिटेशन के साथ वह आइडेंटिटी धीरे धीरे रिप्लेस करने लगती है। पुरानी आइडेंटिटी को यह ओवरनाइट मिरेकल नहीं करता, लेकिन यह धीरे धीरे सेल्फ इमेज को अपग्रेड करता है, और सेल्फ इमेज अपग्रेड होते ही बिहेवियर अपग्रेड हो जाता है। बिहेवियर अपग्रेड होते ही रिजल्ट्स बदलने लगते हैं। और यही प्रोसेस नेपोलियन हिल समझाना चाहते थे कि माइंडसेट रियलिटी को डायरेक्टली नहीं बदलता, माइंडसेट पहले इंसान को बदलता है और बदला हुआ इंसान रियलिटी को बदल देता है। इसीलिए अगर आज कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो असल प्रॉब्लम रिसोर्सेज नहीं है, प्रॉब्लम बिलीफ है। क्योंकि हिस्ट्री में ऑलमोस्ट हर ग्रेट सक्सेस लिमिटेड रिसोर्सेज से ही शुरू हुई है। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि सक्सेसफुल लोगों ने लिमिटेशन को एक्सक्यूज नहीं बनने दिया, उन्होंने बिलीफ को फ्यूल बनाया और बिलीफ को एक्शन में कन्वर्ट किया। इसीलिए लॉ ऑफ बिलीफ कोई मोटिवेशनल स्लोगन नहीं है, यह एक वार्निंग भी है। क्योंकि अगर आप कॉन्शियसली अपने बिलीफ्स चूज नहीं करते, तो सोसाइटी, पास्ट फेलियर्स, टॉक्सिक पीपल और फियर आपके बिलीफ्स चूज कर लेंगे, और फिर वही बिलीफ्स आपकी पूरी जिंदगी चला देंगे बिना आपकी परमिशन के। और यही रीजन है कि नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट खुद है, लेकिन ब्लूप्रिंट बिलीफ से बनता है। इसलिए अगर ब्लूप्रिंट गलत है तो बिल्डिंग कभी स्टेबल नहीं होगी, चाहे बाहर से कितनी भी अट्रैक्टिव क्यों न दिखे। चैप्टर 3, डिजायर प्लस डिसिप्लिन इक्वल्स डेस्टिनी। नेपोलियन हिल जब कहते हैं कि वीक डिजायर ब्रिंग्स वीक रिजल्ट्स, तो वह किसी मोटिवेशनल कोट की तरह बात नहीं कर रहे होते, बल्कि वह इंसानी बिहेवियर की एक ब्रूटल रियलिटी एक्सपोज कर रहे होते हैं। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनके सपने छोटे हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी डिजायर कमजोर होती है। और वीक डिजायर कभी भी इंसान को डिस्कम्फर्ट सहने के लिए मजबूर नहीं करती। हिल ने अपनी रिसर्च में यह साफ देखा कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क टैलेंट, इंटेलिजेंस या रिसोर्सेज का नहीं था, बल्कि इंटेंसिटी ऑफ डिजायर का था। क्योंकि डिजायर सिर्फ चाहना नहीं है, डिजायर एक इंटरनल फायर है जो इंसान को तब भी एक्शन लेने पर मजबूर करता है जब मूड नहीं होता, जब एनर्जी लो होती है, जब रिजल्ट्स नहीं दिखते। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग विश और डिजायर के फर्क को समझ ही नहीं पाते। विश पैसिव होती है, वह फैंटेसी में जीती है, जैसे काश मैं सक्सेसफुल होता, काश मेरी लाइफ अलग होती, काश मेरे पास अपॉर्चुनिटीज होती। विश इंसान को कंफर्ट जोन में रखती है, जबकि डिजायर एक्टिव होती है, वह प्रेशर क्रिएट करती है, जैसे मैं सक्सेसफुल बनूंगा चाहे जो हो। और जैसे ही इंसान यह डिसीजन ले लेता है, उसकी पूरी साइकोलॉजी शिफ्ट होने लगती है। ऐसे करते हैं आर्थारा इजार प्रोग्राम्स, क्योंकि अब वह एक्सक्यूजेज नहीं ढूंढता, वह वेज ढूंढता है। और यही शिफ्ट डेस्टिनी की दिशा बदल देती है। नेपोलियन हिल ने पाया कि सक्सेसफुल लोग कंफर्ट को नहीं चुनते, वह कंसिस्टेंसी को चुनते हैं, क्योंकि कंफर्ट इंस्टेंट प्लेजर देता है लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट छोड़ जाता है, जबकि कंसिस्टेंसी शॉर्ट टर्म पेन देती है लेकिन लॉन्ग टर्म प्राइड बिल्ड करती है। और यह कोई पोएटिक लाइन नहीं है, यह रोज के डिसीजंस में दिखाई देता है। जब कोई इंसान सुबह अलार्म बंद करके फिर सो जाता है, वह कंफर्ट चुनता है, और जब वही इंसान अलार्म बंद करके उठ जाता है, वह कंसिस्टेंसी चुनता है। कंफर्ट, कंफर्ट, CDDE। और यही छोटे छोटे डिसीजंस समय के साथ मैसिव गैप क्रिएट कर देते हैं। यही रीजन है कि थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल नेपोलियन हिल बार बार यूज करते हैं, क्योंकि एडिसन इंटेलिजेंस का सिंबल नहीं थे, वह परसिस्टेंस का सिंबल थे। एडिसन ने 1000 से ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट्स फेल होते देखे, लेकिन उन्होंने कभी खुद को अनलकी नहीं कहा, उन्होंने कभी डेस्टिनी को दोष नहीं दिया, बल्कि उन्होंने फेमसली कहा, आई डिडंट फेल, आई फाउंड 1000 वेज दैट डिडंट वर्क। और यह स्टेटमेंट सिर्फ ऑप्टिमिज्म नहीं दिखाता, यह डिसिप्लिन और डिजायर की कंबाइंड पावर दिखाता है। क्योंकि अगर एडिसन की डिजायर वीक होती तो वह शायद 10 फेलियर्स के बाद ही क्विट कर देते, लेकिन बर्निंग डिजायर इंसान को क्विट करने नहीं देती, वह उसे अडैप्ट करना सिखाती है। और यही डिसिप्लिन का रोल है। डिसिप्लिन मोटिवेशन की तरह मूड डिपेंडेंट नहीं होती। डिसिप्लिन एक सिस्टम है जो इंसान को तब भी एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है जब मोटिवेशन जीरो होती है। और यही रीजन है
कि नेपोलियन हिल डिसिप्लिन को डेस्टिनी का आर्किटेक्ट कहते हैं, क्योंकि डेस्टिनी अचानक नहीं बदलती। डेस्टिनी रोज के रिपीटेड एक्शंस से शेप होती है, और यह रिपीटेड एक्शंस तभी पॉसिबल होते हैं जब डिसिप्लिन मौजूद हो। इसलिए लाइफस्टाइल टिप 2 कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, बल्कि माइंडसेट ट्रेनिंग है। जब आप डेली एक अनकंफर्टेबल काम करते हो, जैसे अर्ली वेकअप, एक्सरसाइज, लर्निंग स्किल या डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल भेजते हो कि मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। और यही सेल्फ ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्ड होता है। सेल्फ ट्रस्ट मतलब ये बिलीफ कि अगर मैंने खुद से कुछ प्रॉमिस किया है तो मैं उसे निभा सकता हूं। और यही बिलीफ आगे चलकर कॉन्फिडेंस बन जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता। कॉन्फिडेंस इंटरनल सर्टेनिटी होती है, और यही सर्टेनिटी इंसान को फियर के बावजूद एक्शन लेने की ताकत देती है। यही वजह है कि कॉन्फिडेंट लोग लाउड नहीं होते, कंसिस्टेंट होते हैं, और कंसिस्टेंट लोग डेस्टिनी बदलते हैं। क्योंकि डेस्टिनी किसी सिंगल हेरोइक मोमेंट से नहीं बनती। डेस्टिनी बोरिंग लुकिंग डेली डिसिप्लिन से बनती है, जिसे बाहर से कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन टाइम के साथ वही डिसिप्लिन रिजल्ट्स की शक्ल ले लेता है। नेपोलियन हिल यही समझाना चाहते थे कि डिजायर बिना डिसिप्लिन के सिर्फ इमोशन है, और डिसिप्लिन बिना डिजायर के सिर्फ टॉर्चर है। लेकिन जब डिजायर और डिसिप्लिन एक साथ मिल जाते हैं तो वह डेस्टिनी बन जाते हैं। और यही रीजन है कि जो इंसान सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, उसे खुद से ये ऑनेस्ट सवाल पूछना होगा कि क्या उसकी डिजायर इतनी स्ट्रांग है कि वह कंफर्ट छोड़ सके, और क्या उसका डिसिप्लिन इतना कंसिस्टेंट है कि वह रिजल्ट्स आने तक टिक सके। क्योंकि अगर आंसर हाँ है तो डेस्टिनी बदलना सिर्फ पॉसिबल नहीं है, बल्कि इनएविटेबल है। चैप्टर 4, डिसीजन बदलो, डेस्टिनी बदलेगी। नेपोलियन हिल की पूरी फिलॉसफी का अगर सबसे शार्प, सबसे अनकंफर्टेबल और सबसे पावरफुल पॉइंट कोई है तो वह यही है कि डिसीजन आपकी डेस्टिनी का स्टीयरिंग व्हील होता है। क्योंकि इंसान की जिंदगी अचानक किसी बड़े इवेंट से नहीं बदलती, बल्कि उन छोटे छोटे डिसीजन से बदलती है जिन्हें वह रोज या तो लेने से डरता है या फिर टाल देता है। हिल कहते हैं कि सक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजंस क्विकली एंड चेंज देम स्लोली। और यह लाइन सिर्फ स्पीड की बात नहीं करती, यह मेंटल क्लैरिटी की बात करती है। क्योंकि सक्सेसफुल लोग क्लैरिटी के लिए परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं करते, वे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ भी डायरेक्शन चुन लेते हैं। जबकि अनसक्सेसफुल लोग क्लैरिटी का बहाना बनाकर इनडिसीजन में फंसे रहते हैं, और इनडिसीजन दिखने में न्यूट्रल लगता है, लेकिन असल में वह सबसे डेंजरस डिसीजन होता है। क्योंकि जब आप कोई डिसीजन नहीं लेते तो आप ऑटोमैटिकली फेलियर की दिशा में मूव करने का डिसीजन ले चुके होते हैं। यही वजह है कि अनसक्सेसफुल लोग ओवरथिंक करते हैं, हर पॉसिबिलिटी का वर्स्ट केस सिनारियो सोचते हैं, दूसरों की ओपिनियन को अपने इंट्यूशन से ऊपर रख देते हैं, और इतना डाउट पाल लेते हैं कि एक्शन लेने की एनर्जी ही खत्म हो जाती है। और फिर वही लोग कहते हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं बदलता, जबकि सच्चाई यह होती है कि उन्होंने कभी बदलने का डिसीजन ही नहीं लिया। नेपोलियन हिल इस पॉइंट को इसलिए इतना जोर देकर कहते हैं क्योंकि उन्होंने खुद इसे अपनी जिंदगी में जिया था। एक समय ऐसा था जब हिल कंप्लीटली ब्रोक थे, न पैसा था, न रिकग्निशन थी, न कोई गारंटी थी कि उनका काम कभी चलेगा भी या नहीं। लेकिन उसी फेज में उन्होंने एक डिसीजन लिया, आई विल डॉक्यूमेंट सक्सेस प्रिंसिपल्स। और यह डिसीजन उस समय इरैशनल लग सकता था, क्योंकि उनके पास ना तो रिसोर्सेज थे, ना ही इमीडिएट रिवॉर्ड की कोई सर्टेनिटी थी। लेकिन यही डिसीजन उनकी डेस्टिनी का टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि डिसीजन लेते ही उनकी जिंदगी की डायरेक्शन फिक्स हो गई। अब फेलियर्स आए, रिजेक्शन आए, ईयर्स लगे, लेकिन डिसीजन नहीं बदला। और यही वजह है कि वही डिसीजन आगे चलकर दुनिया की बेस्ट सेल्फ हेल्प फिलॉसफी में कन्वर्ट हो गया। और यही पैटर्न हिल ने हर सक्सेसफुल व्यक्ति में देखा। डिसीजन जल्दी लिया जाता है, लेकिन कमिटमेंट धीरे धीरे मजबूत होती है। इसके उलट अनसक्सेसफुल लोग डिसीजन लेने में सालों लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही डिफिकल्टी आती है डिसीजन बदल देते हैं। और यही इंस्टेबिलिटी डेस्टिनी को वीक बना देती है, क्योंकि डेस्टिनी स्टेबिलिटी मांगती है, कंसिस्टेंसी मांगती है, और कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब डिसीजन फर्म हो। यही रीजन है कि हिल कहते हैं कि फियर के साथ एक्शन लेना फियर के खत्म होने का इंतजार करने से बेहतर है, क्योंकि फियर एक्शन से खत्म होता है, सोच से नहीं। और यही कॉन्टेक्स्ट में लाइफस्टाइल टिप 3 एक लाइफ स्ट्रैटेजी बन जाती है। छोटे डिसीजंस जल्दी लेने का मतलब यह नहीं कि बिना सोचे समझे फैसले करो, बल्कि इसका मतलब है कि ओवरथिंकिंग के नाम पर खुद को पैरालिसिस में मत डालो। फियर के साथ एक्शन लेने का मतलब यह है कि डर को खत्म करने की जिम्मेदारी एक्शन को दे दो, क्योंकि एक्शन क्लैरिटी लाता है, क्लैरिटी कॉन्फिडेंस बनाती है, और कॉन्फिडेंस अगला बड़ा एक्शन पॉसिबल बनाता है।
और यही चेन रिएक्शन डेस्टिनी को शेप करती है। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना असल में खुद को यह झूठ देना है कि कभी कोई ऐसा मोमेंट आएगा जब डर नहीं होगा, रिस्क नहीं होगा, अनसर्टेनिटी नहीं होगी, जबकि रियलिटी यह है कि परफेक्ट मोमेंट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। हर बड़ा डिसीजन अनसर्टेनिटी में ही लिया जाता है और वही डिसीजन फ्यूचर में क्लैरिटी बनाता है। इसलिए अगर कोई इंसान आज अपनी जिंदगी से डिससैटिस्फाइड है तो उसे सबसे पहले अपने डिसीजंस का ऑडिट करना चाहिए, क्योंकि कंडीशंस अक्सर हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन डिसीजंस हमेशा हमारे कंट्रोल में होते हैं। और जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि डेस्टिनी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बल्कि उसके डिसीजंस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, उसी दिन से वह विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलकर क्रिएटर माइंडसेट में एंटर करता है। और यही नेपोलियन हिल की फिलॉसफी का अल्टीमेट गोल है, इंसान को यह एहसास कराना कि उसकी जिंदगी किसी और के हाथ में नहीं है बल्कि उसके अपने डिसीजंस के हाथ में है, और डिसीजन बदलते ही डेस्टिनी बदलनी शुरू हो जाती है। अगर तुमने ये चारों चैप्टर्स ध्यान से सुने हैं तो अब ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं रहा, अब ये एक चॉइस बन चुका है, क्योंकि अब तुम्हें पता है किस्मत कोई इनविजिबल पावर नहीं है जो चुपचाप तुम्हारी जिंदगी चला रही हो। असल पावर तुम्हारे माइंडसेट, तुम्हारे डिजायर, तुम्हारे डिसिप्लिन और तुम्हारे डिसीजंस में है। आज तक अगर तुम कहते आए हो मेरे हालात ऐसे हैं, मेरी बैकग्राउंड ऐसी है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आज यहीं रुककर खुद से एक वादा करो, अब एक्सक्यूजेज नहीं, एग्जीक्यूशन। अब ओवरथिंकिंग नहीं, एक्शन। अब ब्लेम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखो, जिस दिन तुमने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया उस दिन तुम्हारी जिंदगी ऑटोमेटिक मोड से निकलकर इंटेंशनल मोड में आ जाती है। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ भी मूव कर गया है, अगर कहीं ना कहीं तुम्हें अपनी ही कहानी दिखी है, तो इसे यहीं खत्म मत होने दो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है। और कमेंट में लिखो आई चूज माइंडसेट ओवर लक, क्योंकि याद रखो किस्मत इंतजार कराती है लेकिन सही माइंडसेट रास्ता बना देता है।